दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। जनहित में आज बात बिहार की करेंगे, लेकिन नेपाल से जोड़ते हुए। बिहार भारत का एक प्रदेश है, जबकि नेपाल इससे सटा हुआ एक स्वतंत्र देश है। 729 किलोमीटर की सीमा से लगे हुए हैं ये दोनों। आना जाना एकदम खुला है, कोई रोक टोक नहीं है। सदियों से रोटी और बेटी का रिश्ता भी है। मायका नेपाल में तो ससुराल बिहार में, घर मधुबनी में है तो बिजनेस काठमांडू में है। हालांकि अब एक अंतर है, नेपाल में 2 दिनों में एक क्रांति ने पूरे के पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को जला दिया है। उसकी संसद, उसका राष्ट्रपति भवन, उसका सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन बिहार में लोकतंत्र इस वक्त खुद को रिचार्ज कर रहा है। 2 महीने में ही चुनाव होने हैं। विधानसभा से लेकर सीएम हाउस और राजभवन तक हर इमारत में इस वक्त चुनावी सरगर्मी है। लेकिन देखिए कि हमारे देश में कितने तेजस्वी लोग हैं। दुनिया आग से दूर भागती है, लेकिन ये आग को आमंत्रण पत्र बांट रहे हैं। तेजस्वी यादव के एक बयान से सवाल उठ रहे हैं कि जैसी क्रांति नेपाल में हुई, क्या वैसी ही वो बिहार में ही चाहते हैं? क्या तेजस्वी की हार्दिक इच्छा है कि बिहार में भी जनजी ब्रांड की एक भीड़ सड़क पर उतर आए और पटना को काठमांडू जैसा बना दे? क्या वाकई तेजस्वी को ऐसे सपने आ रहे हैं कि क्रांति वीरों की एक पलटन विधानसभा में घुस जाएगी, दूसरी राजभवन में चढ़ जाएगी और तीसरी एक अणे मार्ग में घुसकर 20 साल से जमे किराएदार को निकालकर सड़क पर दौड़ा देगी? क्या वाकई तेजस्वी को लगता है बिहार का जनजी उन्हें प्लेट में सत्ता रख कर दे देगा और कहेगा कि लो साहब नाश्ता कर लो, यह हमने अपना बिहार जलाकर उसी की आग में पकाया है? श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद नेपाल में भी उसी पैटर्न की क्रांति देखकर देश में एक सियासी तबका मचल रहा है कि काश भारत में भी ऐसा हो जाए। कल ऐसे ही लोगों की सोच पर मैंने डिबेट की थी। हमें सोशल मीडिया एक्स पर तेजस्वी यादव के नाम से भी एक बयान मिला था, जिसमें लिखा गया था कि नेपाल के नजदीक है बिहार, डरा नहीं रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं चुनाव आयोग को। क्योंकि सोशल मीडिया पर फर्जीवाड़ा बहुत है, इसीलिए हमने बाकायदा क्रॉस चेक किया, क्योंकि इस पर ब्लू टिक भी आप देख रहे हैं। इसीलिए हमने क्रॉस चेक किया तो पता चला ये तेजस्वी के नाम से एक पैरोडी अकाउंट है, यानी ये उनका आधिकारिक बयान नहीं है। इसीलिए ना हमने इसे दिखाया, ना ही बहस में शामिल किया। लेकिन आज इसे इसलिए दिखाना पड़ा क्योंकि अब तेजस्वी खुद कह चुके हैं कि नेपाल और बिहार अगल बगल में ही हैं। ये कहने में उनका इशारा क्या रहा होगा, आप खुद ही सुनिए। नेपाल के बारे में क्या कहेंगे? नेपाल के बारे में क्या? अब छोटी ना बिहार, सड़कों पे बिहार और नेपाल में ज्यादा अंतर नहीं है, बगले में है। छोटी ना बिहार, सड़कों पे बिहार और नेपाल में ज्यादा अंतर नहीं है, बगले में है। छोटी ना बिहार, सड़कों पे बिहार और नेपाल में ज्यादा अंतर नहीं है, बगले में है। हालांकि तेजस्वी यादव के पास वाद विवाद की पूरी गुंजाइश है। वो कह सकते हैं कि उनके कहने का गलत मतलब निकाला जा रहा है। वो चैलेंज दे सकते हैं कि उन्होंने नेपाल जैसे हिंसा की बात कब कही, ये कब कहा कि बिहार में भी वैसा ही करो। लेकिन पूछा क्यों ना जाए कि भारत के हालात की क्या श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल से तुलना करना सही है? तीनों देशों की तस्वीरें आपके सामने हैं। खुद से पूछिए, क्या पड़ोसी देशों की क्रांति का ये पैटर्न देश में प्रमोट करने लायक है? दुनिया को गांधी का अहिंसा मॉडल देने वाले भारत में क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं कि पड़ोसियों की क्रांति से हिंदुस्तान सीखने जाएगा, और वे भी ऐसी क्रांति जो लोकतांत्रिक प्रतीकों को जला देता है? ऐसी क्रांति जो सड़क पर नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर इस तरह से पीटता है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की जिंदा जलाकर जान ले लेता है। क्या ये मॉडल हम देश के भीतर लागू करना चाहते हैं? हम नेपाल की हिंसा के बाद भारत में भी ऐसी ही उम्मीद रखने वाले बयान दिखाने लगेंगे तो वक्त बहुत लंबा हो चलेगा। कौन कौन से नेता भारत में ऐसी अराजक क्रांति के सपने देख रहे हैं, उन्हें देश के लोग सोशल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं।
अगर तेजस्वी ये सोच रहे हैं कि नेपाल की हवा पूरे भारत में नहीं तो कम से कम बिहार में ही आ जाए, तो उन्हें नेपाल में अराजकता की ये शॉर्ट फिल्म एक बार फिर से जरूर देखनी चाहिए। चिंगारी का खेल कितना बुरा होता है। नेपाल में आगे आने वाले वक्त में जब सरकार बनेगी, युवाओं को जब समझ आएगी, तो उन्हें इस बात का एहसास होगा कि हमने नेपाल का क्या हश्र बना दिया है। तस्वीरें हमने दिखा दी, क्योंकि चिंगारी का खेल बुरा होता है। वैसे कैफ भोपाली का एक शेर है, आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, लेकिन बुझते बुझते एक जमाना लग जाता है। क्रांति अगर प्रोडक्ट है तो उसके प्रमोशन में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि आग और आगजनी को प्रमोट करने का अंजाम क्या होता है। 2 दिन की हिंसा में नेपाल कितने साल पीछे चला गया है, यह खुद नेपाल भी नहीं जानता। फिर नेपाल जैसी क्रांति चाहने वाले ये कैसे तय करेंगे, जब विद्रोह होगा, लपटें उठेंगी तो इसकी आंच उन तक नहीं जाएगी। आग पर हफीज बनारसी का भी शेर है, कम शब्दों में बहुत बड़ी बात है। समझ के आग लगाना हमारे घर में तुम, हमारे घर के बराबर तुम्हारा घर भी है। अब सुना देते हैं तेजस्वी के बयान पर बीजेपी जेडीयू ने क्या प्रतिक्रिया दी है और आरजेडी कांग्रेस उनका कितना बचाव इस बयान के बाद कर पा रही है। तेजस्वी यादव अराजकता वाले लोग हैं, अराजकता की ही बात करेंगे। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में विरोधी लोगों को कम से कम आंख में पानी होना चाहिए, उचित काम को उचित कहना चाहिए। हिंदुस्तान के लिए और हर देश के लिए ये सबक है कि जनता को आप नाराज करोगे तो जनता किसी हद तक भी जा सकती है। जब सच और सच्चाई अगर कोई कहता है तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग जाती है। नेता प्रतिपक्ष की शिक्षा दीक्षा कम है, राजनीतिक अनुभव कम है, इसलिए इस प्रकार की हल्की बातें कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है, मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही कहा है। ये 3 राष्ट्र में विद्रोह हो चुका है। हमारे पड़ोस में अगर कोई घटना होती है तो हम ये मान के चले कि वहाँ तो हो सकती है, हमारे यहाँ नहीं हो सकती, तो ये गलत है धारणा है। हैरानी की बात यह है कि अगर तेजस्वी नेपाल जैसी क्रांति बिहार में चाहते हैं तो उन्हें कैसे पता है कि इसका लाभ उन्हें ही मिलेगा। एक बार जरा नेपाल में जनजी क्रांति के मुद्दों की ओर आपको लेकर चलते हैं। वैसे तो पहले दिन इसे सोशल मीडिया का फ्रीडम मूवमेंट बताया गया, लेकिन उसे दिन यह दिख गया था कि इसकी जड़ में 3 ही मुख्य मांगे हैं, मुद्दे हैं। नेपाल का युवा उसके देश में बेरोजगारी से गुस्से में है, वो भ्रष्टाचार से त्रस्त है, परिवारवाद के खिलाफ है। अगर तेजस्वी चाहते हैं कि बिहार का जेनजी भी इन्हीं मुद्दों पर सड़क पर उतर आए, तो उसका बेनिफिट उन्हें कैसे मिलेगा? क्योंकि बिहार में परिवारवाद के मुख्य केंद्र में ही लालू प्रसाद यादव का परिवार है। लालू यादव ने सत्ता छोड़ी तो राबड़ी देवी अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद तेजस्वी यादव, उनके भाई तेज प्रताप यादव को आगे बढ़ाया गया। उन्हीं के पीछे दोनों बहनों को भी सत्ता में आगे किया गया। अगले मुद्दे पर आते हैं, जो भ्रष्टाचार का है। बिहार का जेनजी इस मुद्दे पर क्रांति करता है तो तेजस्वी आखिर इसका फायदा कैसे ले पाएंगे? क्योंकि लालू प्रसाद यादव खुद चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं। इसके बाद IRCTC घोटाला है, जिसमें लालू यादव, राबड़ी देवी के साथ तेजस्वी के खिलाफ भी चार्जशीट है। और लैंड फॉर जॉब घोटाले में तो पूरा का पूरा परिवार ही लपेटे में है।
लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी के साथ उनकी 2 बहनों पर भी नौकरी के बदले जमीनें अपने नाम करा लेने के आरोप हैं। रही बात बेरोजगारी की, ये राजनीति का एवरग्रीन मुद्दा है, लेकिन ये कड़वा सच है कि देश के चुनावी इतिहास में एक बार भी सत्ता सिर्फ नौकरी या बेरोजगारी के मुद्दे पर नहीं बदली है। तेजस्वी यादव मेहनतकश नेता हैं। हाल ही में उन्होंने राहुल गांधी के साथ बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की। तपती धूप और बारिश में खूब घूमे। राहुल गांधी तो फिर भी छुट्टी पर चले गए, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार फील्ड में जुटे हुए हैं। भारी भीड़ भी उमड़ रही है, लेकिन उन्हें क्यों लगता है कि ये भीड़ उनके इशारे पर बिहार में नेपाल जैसी क्रांति कर देगी, जिसके आधार में ही अराजकता है। वैसे हमने तेजस्वी के बयान पर बिहार के यूथ वोटर के बीच आज रायशुमारी भी की है, लेकिन उससे पहले कुछ और भी जानकारी जो आपके लिए, तेजस्वी यादव के लिए जानना बेहद जरूरी है। बिहार में अराजक क्रांति को चाहा या अनचाहा आमंत्रण देते वक्त तेजस्वी यादव भूल गए कि ये बात वो उस बिहार से कह रहे हैं जहां से गणतंत्र की जड़ें निकलकर दुनिया भर में फैली हैं। समृद्ध इतिहास और विरासत को ऐसे में उन्हें जरूर याद कर लेना चाहिए। बिहार का वैशाली विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। लिच्छवी साम्राज्य ने 600 ईसा पूर्व इसकी स्थापना की थी। अमेरिका, यूरोप ने वैशाली से ही गणतंत्र का मॉडल लिया था। विश्व शांति के बौद्ध और जैन धर्म बिहार से ही निकले थे। और तेजस्वी यादव के लिए यह जानकारी भी अच्छी होगी कि तब का वैशाली भले ही अब बिहार बन चुका हो, लेकिन वो और उनका परिवार आज भी इसी वैशाली का प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया को गणतंत्र का फॉर्मूला देने वाले इसी वैशाली जिले में राघोपुर विधानसभा सीट आती है, जहां से पिछले 30 वर्षों से लालू यादव का परिवार विधानसभा सीट में चुनकर विधानसभा पहुंचता है। वैशाली से इसी राघोपुर से 2 बार लालू यादव जीते, 3 बार राबड़ी देवी जीती और तीसरी बार तेजस्वी यादव भी वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं बिहार में नेपाल जैसी क्रांति की छांव पर बिहार के युवा क्या बोल रहे हैं, उनके सियासी अनुमान क्या बताते हैं। और सरकार को जो है सो अपनों मतदान के दम पे जो है सो हटा सकते हैं, तो उतना बड़ा विरोध प्रदर्शन का जो है सो यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। रोजगार नहीं है, खेती गृहस्थी से सब खराब हो रहा है, कुछ लाभ भी नहीं है। युवा सब पढ़ लिख रहा है, जा रहा है, कहीं भी वैकेंसी वगैरह कुछ कोई भी चीज़ का आता है, एग्जाम देने जाता है, उसके बाद रद्द हो जा रहा है। तो इसको एक चेतावनी के वे में देखा जा सकता है और कहीं अगर लगती है कि अगर कुछ त्रुटियां अगर हो रही हैं तो उसको संशोधन करने की आवश्यकता हो सकती है। लोगों को भड़का रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ पे मोदी सरकार है। बिहार में ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि बिहार सरकार अपना काम अच्छे से कर रही है, किसी के देखा देखी के यहाँ के युवा नहीं चल रहा है। देश में धारणा है कि बिहार राजनीतिक रूप से ज्यादा जागरूक है और विद्रोह का सबसे ज्यादा पोटेंशियल भी बिहार में ही है। 1917 में बिहार से ही महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। यह उनका पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। 1974 में संपूर्ण क्रांति का पहला बुगल भी बिहार में ही फूंका गया था। यहीं से लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पीछे पीछे पूरा का पूरा देश चल पड़ा था। बिहार में छोटी छोटी जनजी क्रांतियां तो साल भर चलती रहती हैं और आगे भी चलती रहेंगी। पेपर लीक का मुद्दा रहा हो, पक्की नौकरी हो, बेरोजगारी भत्ते की मांग हो, बिहार की युवा लाठियां खाकर भी जूझते हैं। लेकिन मजाल है कि इनमें से कोई भी बिहार को ही जला डालने के हद तक गया हो। बिहार का ट्रैक रिकॉर्ड यही बताता है, उसके जनजी के कंधे पर चढ़कर पटना क्रांति तो होने से रही। तेजस्वी हो, लालू प्रसाद यादव हो या फिर कोई और हो, अपने हिस्से की मेहनत उन्हें खुद ही करनी पड़ेगी। युवाओं को हथियार बनाना छोड़ेंगे नेता। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर भी तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाते हैं, जो सियासत के त्रिकोण में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी के मुताबिक वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी सहयोगी कांग्रेस है कि तेजस्वी के नाम पर मुहर तक लगाने को तैयार नजर नहीं आती। आज भी कांग्रेस के बिहार प्रभारी ने आरजेडी की सबसे बड़ी मुराद पूरी करने से इनकार कर दिया। तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी के सवाल को घुमा दिया गया। तेजस्वी गठबंधन की गांठ में ही नहीं उलझे हैं, वो घर में भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके बड़े भाई तेज प्रताप, जो तेजस्वी को अर्जुन और खुद को कृष्ण बताते नहीं थकते थे, पार्टी से निकाले जाने के बाद उनके सुर बदल गए हैं। वो तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र
राघोपुर जाकर अपने छोटे भाई को फेल विधायक बताते हैं। और इतना ही नहीं, अब तक हर जाति के सम्मेलन में शामिल होकर तेजस्वी जातीय गणित साध लेने की उम्मीदें पाले बैठे थे, लेकिन अब वो जाति के जंजाल में भी उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रविदास वोट को आरजेडी से झटकने के लिए बीएसपी के आकाश आनंद ने भी बिहार में यात्रा की सियासत शुरू कर दी है, जिसका समापन उसी वैशाली जिले में होगा जहां की राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव विधायक हैं। अब एक एक कर तेजस्वी की मुसीबतों का पिटारा खोलते हैं। आरजेडी और कांग्रेस बिहार की राजनीति में लंबे वक्त से पार्टनर हैं। तेजस्वी बेमौसम भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताते रहते हैं, शायद इस उम्मीद में कि वो भी बदले में उन्हें मुख्यमंत्री उम्मीदवार बता दे। लेकिन राहुल की कांग्रेस है कि तेजस्वी और आरजेडी को बेसब्र किए जा रही है। और सबसे ताजा बयान कृष्णा अल्लावरू का आया है, जो कांग्रेस के बिहार प्रभारी हैं। उन्होंने बिहार में सीएम उम्मीदवार के सवाल पर क्या जवाब दिया है, सुनिए। मुख्यमंत्री चेहरा स्पष्ट क्यों नहीं हो पा रहा अभी तक इंडिया अलायंस का? मुख्यमंत्री चेहरा बिहार का है और बिहार की जनता तय करेगी। आप रुक के देखिए, आप हड़बड़ी की में क्यों हैं? चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। बोल रहे हैं चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन चिंता में पत्रकार कहां हैं? मुस्कुराते हुए अल्लावरू के इस जवाब से चिंता तो तेजस्वी यादव की जरूर बढ़ गई है, क्योंकि ठीक ठीक ऐसे ही सवाल को राहुल गांधी भी घुमा चुके हैं। आपको याद दिला दें, 24 अगस्त वाला बयान राहुल गांधी का एक बार फिर से सुनिए, जिसके बाद भी बार बार तेजस्वी खुद को सीएम बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता पल्ला झाड़ लेते हैं। तो यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मज़ा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। थैंक यू। ये 24 अगस्त का बयान है राहुल गांधी का। पहले राहुल और अब अल्लावरू की खामोशी तेजस्वी की बेचैनी बढ़ाने वाली है। ऐसे में आरजेडी खुद को तसल्ली दे रही है तो विरोधी चुटकी ले रहे हैं। हालांकि कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे भी हैं जो तेजस्वी के लिए थोड़ी खुशी थोड़ा गम वाला बयान जरूर दे देते हैं। बिहार की 14 करोड़ जनता ने अपना मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी को मान लिया है। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई शक शंका नहीं है। इंडिया गठबंधन महागठबंधन में ऑल इज वेल है। कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा जी, कह रहे हैं कि बिहार की जनता तय करेगी सीएम कौन होगा। मतलब साफ है, तेजस्वी यादव जी का चेहरा स्वीकार्य नहीं। लेकिन राजद के लोग स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने अगर हाँ नहीं कहा है तो ना भी तो नहीं कहा है। लोग मेजोरिटी लाएं, उसके बाद घोषणा करें, लेकिन वहाँ तो वही चेहरा है, पहले से भी वही थे, अभी भी लीडर ऑफ ओपोजिशन वही है। बिल्कुल एक साथ मिलकर के राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। जब जनता हमें मैंडेट देगी और हमारा विधानसभा जीत के आएगा तो विधायक दल के नेता स्वाभाविक रूप से सारे लीडर मिलकर के मुख्यमंत्री तय कर लेंगे। अब तेजस्वी यादव की अगली मुसीबत भी देखिए, जो उन्हीं के बड़े भाई तेज प्रताप यादव की ओर से पेश की जा रही है। वीडियो वैशाली जिले के राघोपुर इलाके का है, जहां के विधायक तेजस्वी यादव हैं। यह इलाका बाढ़ की चपेट में है। ऐसे में आना तो चाहिए था तेजस्वी यादव को, लेकिन यहां बाढ़ पीड़ितों का दर्द बांटने उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव पहुंचे हैं, जिन्हें आरजेडी से निकाला जा चुका है, जो समस्तीपुर के हसनपुर सीट से विधायक हैं और इस बार वैशाली जिले की ही महुआ सीट से ताल ठोकने की तैयारी में है। फिलहाल वो राघोपुर में बाढ़ से परेशान लोगों में राहत सामग्री बांट रहे हैं, साथ ही तेजस्वी को जुबानी जख्म भी दे रहे हैं। सरकार मदद नहीं कर रहा, लेकिन हम आके दे रहे हैं। ठीक है, सरकार आपका फेल है, विधायक भी फेल है, नाच रहा है, गा रहा है।
इस डांस को लेकर तेजस्वी को पहले विरोधियों ने घेरा, अब उनके बड़े भाई भी उन पर लगातार तंज कस रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राघोपुर में जाकर तेज प्रताप की ओर से बाढ़ पीड़ितों की मदद करना और तेजस्वी पर निशाना साधना क्या किसी बड़े राजनीतिक कदम का इशारा है? क्या राघोपुर में तेज प्रताप के समर्थन में लग रहे नारे भी किसी नए नैरेटिव के संकेत हैं? बाढ़ पीड़ितों में खाने पीने की चीजें और कपड़े बांटने के बाद तेज प्रताप से पूछा गया कि आए तो तेजस्वी भी थे, लेकिन लोगों से बिना मिले ही वो चले गए। इस पर आप क्या बोलेंगे? तो तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई को आईना दिखाना नहीं भूला। तेजस्वी यादव जी भी बीते दिन आए थे इस क्षेत्र में, लेकिन बाढ़ पीड़ितों से मिले नहीं और चले गए। देखिए, उनका क्षेत्र है, उनको आना चाहिए और देखना चाहिए अपने क्षेत्र के लोगों को, लेकिन हमको लोगों ने बुलाया और हम बाढ़ में खुद ही आना चाहते थे लोगों को मदद करने के लिए, तो हम अपने तरीके से लोगों को मदद कर रहे हैं। राघोपुर सीट को लालू परिवार का किला माना जाता है, लेकिन अब की बार तेजस्वी को कड़ी चुनौती मिलने के यहां पर आसार हैं, क्योंकि एक तो उनके सगे भाई तेज प्रताप ने ही तेजस्वी की कुर्सी हिलाने का इशारा किया है और ऊपर से जन सुराज के प्रशांत किशोर भी यहीं से चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। राघोपुर से एनडीए किसे उम्मीदवार बनाएगा यह भी तय नहीं है, लेकिन इतना यह तय है कि तेजस्वी के खिलाफ चक्रव्यूह इस बार काफी तगड़ा रहने वाला है। आगे बढ़ते हुए जनहित में अब बात राहुल गांधी की, जो लोकसभा में नेता विपक्ष हैं। नेहरू गांधी परिवार से आते हैं। पिता राजीव गांधी और दादी इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी है। ऐसे में राहुल गांधी की सुरक्षा बेहद अहम विषय है, लेकिन उनकी सुरक्षा से जुड़ी एक ऐसी खबर आई जो खुद उनकी लापरवाही की ओर इशारा करती है। सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ के डीजी सिक्योरिटी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। इस चिट्ठी में राहुल गांधी पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ने और सुरक्षा में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए गए हैं। सीआरपीएफ की ओर से यह चिट्ठी 10 सितंबर को लिखी गई थी, जिसमें राहुल गांधी पर Z+ विद ASL यानी एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस कैटेगरी सुरक्षा की अनदेखी के आरोप लगाए गए हैं। चिट्ठी के मुताबिक राहुल गांधी कई बार सीआरपीएफ की सुरक्षा गाइडलाइन का उल्लंघन कर चुके हैं। चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र है कि राहुल गांधी विदेश दौरे पर जाने से पहले जरूरी जानकारी सीआरपीएफ को नहीं देते हैं। प्रोटोकॉल के मुताबिक Z+ सिक्योरिटी वाले लोगों को विदेश यात्रा के लिए कम से कम 15 दिन पहले सुरक्षा एजेंसियों को औपचारिक रूप से सूचित करना होता है, ताकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था स्थानीय एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट की जा सके। सीआरपीएफ की चिट्ठी के मुताबिक पिछले 9 महीनों में राहुल गांधी 6 बार सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी करते हुए विदेश दौरे पर गए। इन दौरों की जानकारी उन्होंने एजेंसियों को पहले से नहीं दी, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसमें उनकी हालिया मलेशिया यात्रा भी शामिल है। सीआरपीएफ की शिकायती चिट्ठी के मुताबिक राहुल गांधी ने 30 दिसंबर 2024 से 9 जनवरी 2025 तक इटली दौरे, 12 मार्च से 17 मार्च 2025 तक वियतनाम दौरे, 17 अप्रैल से 23 अप्रैल 2025 तक दुबई दौरे, 11 जून से 18 जून 2025 तक दोहा दौरे, 25 जून से 6 जुलाई 2025 तक लंदन दौरे और 4 सितंबर से 8 सितंबर 2025 तक मलेशिया दौरे पर सीआरपीएफ को पहले से जानकारी नहीं दी थी, जो सुरक्षा के दृष्टि से बेहद गंभीर है। सूत्रों के मुताबिक चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी देश के चुनिंदा अति संवेदनशील वीवीआईपी में से एक हैं, इसीलिए उनकी सुरक्षा में कोई भी चूक राष्ट्रीय महत्व का विषय है। सीआरपीएफ ने उनकी गंभीरता की कमी पर सवाल उठाया है और ये लिखा है कि बार बार प्रोटोकॉल उल्लंघन से न केवल उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ती है, बल्कि सुरक्षा तंत्र पर भी अतिरिक्त दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से अपील की गई है कि आगे से सुरक्षा प्रोटोकॉल और आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। अगर कुछ ईश्वर ना करे हो जाए तो ब्रीच कोई करेगा, लेकिन खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ेगा। भारत के एक वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी हैं, चाहे विपक्ष के ही नेता हों
लेकिन मुझे लगता है ऐसे ब्रीच करने से उनको बाज आना चाहिए और जो हमारी सुरक्षा सुविधाएं हैं और जो एजेंसियां उसमें लगी हैं, संस्थाएं लगी हैं, उनको इस तरह की कंप्लेंट करने का मौका नहीं देना चाहिए। उम्मीद है राहुल गांधी इस विषय को गंभीरता से लेंगे और कम से कम खुद की अपनी सुरक्षा को लेकर वो कोताही नहीं बरतेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं आपको नेपाल, जहां कल तक साथ मिलकर अपने देश में विद्रोह करने वाले जेनजी में आज सत्ता के लिए बंटवारा हो गया। अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि क्या सेना ही सत्ता संभालेगी। कल रात खबर आई थी कि पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन आज उनके नाम पर भारी विवाद हो गया। सेना मुख्यालय के सामने जेनजी के 2 गुटों में मारपीट हो गई, लात जूते चलने लगे। कल तक जो जेनजी कदम से कदम मिलाकर नेपाल की सत्ता और सियासत के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा रहे थे, वो जेनजी आज एक दूसरे पर लात और घूंसे बरसा रही है। एक गुट के जेनजी दूसरे गुट के जेनजी को सड़क पर लिटा लिटा कर ऐसे पीट रही हैं, मानो सालों पुरानी दुश्मनी हो। नेपाल क्रांति की ये नई तस्वीरें हैं। व्यवस्था बदलने की भूख सत्ता की मलाई वाली लड़ाई तक जा पहुंची। बताया जा रहा है कि जेनजी के अलग अलग गुट अंतरिम सरकार में अपनी हिस्सेदारी खोज रही हैं। अपने पसंद के लोगों को कुर्सी पर बिठाने के लिए दूसरे की पसंद पर लात और जूते बरसा रही हैं। बताया जा रहा है कि इसमें से एक गुट सुशीला कार्की का था, दूसरा गुट बालेन शाह का। अब ये सब उस सेना मुख्यालय के सामने हुआ जिसके हाथ में अभी नेपाल का कंट्रोल है। बदलाव के 24 घंटे बाद ही उन लोगों की आंखों में आंसू है जिन्होंने अपने उज्जवल भविष्य के लिए अपने देश को झुलसा दिया, आग में जला दिया, सब कुछ राख बना दिया। जेनजी आंदोलन को लीड करने वाले सुडान गुरुंग मौजूदा स्थिति देखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक हो गए। सोच्छु सबैजना पोलिटिक्स खेल्छ, के हो यो पोलिटिक्स भने यार, पोलिटिक्स भनेर देश बनाउने होइन र भने यार, के आफ्नो स्वार्थ गर्न पोलिटिक्स खेल्ने हो र? यस्तो पनि पोलिटिक्स हुन्छ? ठोक्छु यार म यस्तो पोलिटिक्सलाई त यार, कस्तो खालको पोलिटिक्स हो यार यो, म त बुझ्नै सक्दिनँ कसम भने। नेपाल की इमारतें तीसरे दिन भी जल रही हैं। मशहूर हिल्टन होटल में आज भी आग सुलग रही है और अंदर ही अंदर सुलग रही है नेपाल की सियासत भी। सत्ता के सिंहासन पर 6 महीने तक कौन बैठेगा, कोई तय नहीं कर पा रहा है। कल रात को पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम अंतरिम सरकार की मुखिया के लिए सामने आया था, लेकिन आज उनका नाम पीछे हो गया। दिन भर नेपाल के लाइटमैन के नाम से मशहूर गुलमान घिसिंग के नाम की चर्चा हुई। शाम होते होते उनका नाम भी रेस से आउट हो गया। वैसे सुशीला कार्की के नाम पर ज्यादातर लोग राजी हैं, लेकिन एक खास गुट के विरोध की वजह से मामला फंसा हुआ है। फैसले में देरी हो रही है। अब खबर है कि अगले कुछ दिनों तक नेपाल में राष्ट्रपति शासन ही रहेगा। तो नेपाल का मौजूदा भविष्य अधर में नजर आता है। आगे क्या स्थिति बनेगी, इस पर रहेगी हमारी नजर। आगे बढ़ते हुए अमेरिका चलते हैं, जहां से आज बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। यह हत्या उस वक्त की गई जब चार्ली गन कल्चर से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे। एक गोली की आवाज गूंजी। मंच पर माइक थामे शख्स की गर्दन से खून की बौछार निकली और पलक झपकते ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क गिर पड़े। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। शूटर ने निशाना लगाकर चार्ली को मार दिया। फिलहाल संदिग्ध को FBI ने हिरासत में ले लिया है। ट्रंप ने चार्ली के सम्मान में अमेरिकी झंडे को आधा झुकाने का निर्देश भी दिया है। This is a dark moment for America. Charlie Kirk traveled the nation, joyfully engaging with everyone interested in good faith debate. राइट विंग एक्टिविस्ट चार्ली के गर्दन पर गोली लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक हमलावर ने
एक छत से कर्क पर गोली चलाई। खास बात यह है 31 वर्षीय किर्क ने मुस्लिम समुदाय, माइग्रेंट्स और वामपंथी विचारधाराओं पर कई बार तीखे बयान दिए हैं। अमेरिका में गन कल्चर की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। 2023 में अमेरिका में बंदूक से संबंधित हत्याएं 17,927 हुई थी। इसका मतलब है औसतन हर दिन लगभग 49 हत्याएं हो रही हैं। 13 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक चुनावी रैली में भी शूटर ने गोली चलाई थी, लेकिन ट्रंप बाल बाल बच गए। अमेरिका से बिहार की खबर पर आते हैं। पटना में एक नेता की दौड़ा कर हत्या कर दी गई। जिसकी हत्या हुई है वो आरजेडी का नेता रह चुका है। तेजस्वी यादव के खिलाफ निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने की वो तैयारी कर रहा था। इस हत्याकांड ने बिहार में नए सिरे से कानून व्यवस्था के सवाल को सुलझा दिया है। एक के बाद एक 5 गोलियों की आवाज आ रही है। पटना की गली में बदमाशों ने एक नेता की हत्या की। राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास की ये गली है। आगे आगे सफेद कुर्ता पैजामा में भागता नेता और पीछे गोली चलाते बदमाश। हत्या की यह सनसनीखेज वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वारदात को अंजाम देने के बाद 2 शूटर भागते हुए भी कैमरे में कैद हुए हैं। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। हालांकि पहचान छिपाने के लिए बदमाशों ने चेहरे को रुमाल से ढक रखा था। जिस शख्स की हत्या हुई है वो पटना के जमीन कारोबारी राजकुमार उर्फ आला राय हैं। आला राय राघोपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। राघोपुर में हत्या होने से किसको लाभ हुआ ये सब जनता जानती है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार यही काम करते रहा। लालू जी का पूरा परिवार हत्यारों को, अपराधी को संरक्षण देते रहा। राघोपुर से जुड़ा हुआ कोई कैंडिडेट की हत्या हो रही, इसकी पूर्ण जांच होगी और इस पर कार्रवाई होगी। पुलिस ने घटनास्थल से 6 गोलियों के खोखे बरामद किए हैं। जांच की जा रही है कि हत्या के पीछे आपसी रंजिश वजह है या फिर राजनीतिक मामला है। डेली 200 राउंड गोलियां चल रही है। 100 से ज्यादा हत्याएं जो है एक हफ्ते में हो गया है। डिप्टी सीएम हाउस से जो है प्लानिंग शुरू हो गई है। अब सीएम और डिप्टी सीएम लोगों का इसमें संरक्षण प्राप्त हो गया। अपराधी जो हैं विजय और सम्राट हो गए। वारदात इसलिए बड़ी है क्योंकि जिस राघोपुर से आला राय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे उसी राघोपुर से तेजस्वी यादव विधायक है। प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की चर्चा है। ऐसे में इस हत्याकांड ने एक बार फिर बिहार की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या त्योहारों पर देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी? आने वाले दिनों में नवरात्रि की शुरुआत के साथ त्योहारों की बहार आने वाली है। दिवाली की तैयारियों से बाजार की रौनक बढ़ने वाली है, लेकिन देश के दुश्मन त्योहारों के रंग में दहशत की बारूदी गंध मिलाने की प्लानिंग कर रहे थे, जिसे देश के सुरक्षा बलों ने आज नाकाम कर दिया। शहर दानिश रांची से गिरफ्तार। सुफियान अबू बकर खान दिल्ली से गिरफ्तार। आफताब अंसारी दिल्ली से गिरफ्तार। कामरान कुरैशी राजगढ़ से गिरफ्तार। मोहम्मद हुजैफ यमन निजामाबाद से गिरफ्तार। ये वो 5 आतंकी हैं जो भारत में गजवाए हिंद के नाम पर हिंसक जिहाद छेड़ने की तैयारी कर रहे थे। आईएसआईएस की तर्ज पर भारत में खिलाफत यानी इस्लामिक स्टेट जैसी व्यवस्था बनाने की साजिश रच रहे थे, लेकिन इनके नापाक मंसूबों को दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने नाकाम कर दिया है। सेंट्रल कैरेक्टर इसमें अशरार दानिश है, जो झारखंड रांची का रहने वाला है और ये काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी है। ये मैस्करेड कर रहा था एज इफ़ ये कोई बड़े कोडेड तरीके से इसने इस ऑपरेशन को चलाया था, सीक्रेट तरीके से। इसका मकसद इस ग्रुप का जो था वो ये था कि ये कोई ज़मीन लेके कोई खिलाफत एस्टैब्लिश कर।
ये टेरर ग्रुप बीते 6 महीने से देश में सक्रिय था, जो सीमा पार पाकिस्तानी आतंकियों के दिशा निर्देशों पर ऑपरेट हो रहा था। इनका मकसद जमीन पर कब्जा कर आतंकी सेंटर बनाने से लेकर भारत में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देना था। इस टेरर मॉड्यूल का सरगना रांची का रहने वाला अशर दानिश है। ये पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था। मुंबई के रहने वाले आफ्ताब कुरैशी और सुफियान अबू बकर खान कट्टरपंथी वीडियो दिखाकर युवाओं को आतंकी संगठन से जोड़ते थे। राजगढ़ का कामरान कुरैशी फंडिंग का काम करता था और जमीन खरीदकर टेरर ट्रेनिंग सेंटर बनाने की प्लानिंग कर रहा था। निजामाबाद का मोहम्मद हुसैफ यमन फार्मेसी का छात्र है, जिसे हथियार बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। महीनों से जांच में जुटी दिल्ली पुलिस ने कल देर रात ऑपरेशन चलाया। आफ्ताब और सुफियान जब मुंबई के लिए निकल रहे थे, उससे पहले ही उन्हें दिल्ली में दबोच लिया गया। इसके बाद इनके बाकी 3 साथियों को रांची, राजगढ़ और निजामाबाद में पकड़ा गया। अलग अलग राज्यों से हुई इन आतंकियों की गिरफ्तारी के साथ साथ पुलिस ने 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 15 जिंदा कारतूस और एयरगन जैसे हथियार बरामद किए हैं। वहीं आईईडी में इस्तेमाल होने वाले सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फर पाउडर जैसे रासायनिक पदार्थ भी पुलिस के हाथ लगे हैं। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को आज श्रीनगर में नजरबंद कर दिया गया। जिस गेस्ट हाउस में वो ठहरे हुए थे, उसमें पुलिस ने बाहर से ताला जड़ दिया। उन्हें ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत मिली और ना ही किसी से मिलने की अनुमति दी गई। मिलने नहीं दे रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं। पुलिस दरबार ये हाल ये तस्वीरें देखिए, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लोहे की गेट पर चढ़े हुए हैं। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला हैं। दोनों मिलकर हुकूमत को कोस रहे हैं। ये मालिक बैठे हैं, रियासत में एक स्टेट की गवर्नमेंट है, आवाम की गवर्नमेंट है। कई बार के आप मुख्यमंत्री आपको अंदर नहीं आने दे रहे, मिलने नहीं दे रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मालिक है पुलिस वालों का। हुआ ये कि श्रीनगर के सरकारी गेस्ट हाउस से निकलकर संजय सिंह पत्रकारों से बात करना चाहते थे। प्लानिंग धरना देने की थी, लेकिन आरोप है कि उन्हें यहीं पर बंद कर दिया गया, किसी से मिलने नहीं दिया गया। संजय खुदा हाफिज। आंदोलन था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन तानाशाही का आलम यह है कि आप देख सकते हैं कि गेट पे पुलिस लगी हुई है, पूरा इसको छावनी बना के रखा हुआ है। किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं है। पार्टी विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी का विरोध करने संजय सिंह कल शाम को ही श्रीनगर पहुंचे थे। महराज की गिरफ्तारी के खिलाफ 3 दिनों से जम्मू कश्मीर का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। डोडा में आम आदमी पार्टी के समर्थकों से कल भी पुलिस की भिड़ंत हो चुकी है। पथराव इस वक्त शुरू हो चुका है। ये देखें आप, इस वक्त पुलिस पार्टी पे जो है वो पथराव हो रहा है। महराज मलिक जम्मू कश्मीर में आपके इकलौते विधायक हैं। उन पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। उनके बाद और व्यवहार से शांति और शासन को खतरा बताया गया है। पुराने जमाने में सुना था कि कोई गरीब जब बंदूक उठाता था, जब उसका नाम होता था, नाम जैसे बुरहान वानी एक बहुत बड़ा नाम था। पुलिस के मुताबिक मलिक के खिलाफ 18 एफआईआर और कई जन शिकायतें दर्ज हैं। अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने, राहत और विकास कार्यों में बाधा डालने, युवाओं को भड़काने के आरोप उन पर लगाए गए हैं। एक राज्यसभा के मेंबर को आपने गैर कानूनी तौर बंद रखा है। किस कानून के तहत? क्या आपने उस पर कोई ऑर्डर सर्व किया है? क्या कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर है? मर्जी आई तो आपने गेस्ट हाउस का गेट बंद कर दिया। ये ठीक बात नहीं है ना। पीएसए जम्मू कश्मीर का एक प्रशासनिक कानून है जो कुछ मामलों में बिना आरोप या मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की इजाजत देता है। राज्य में किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ ये पहली कार्रवाई हुई है। बात अब आरएसएस की करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन आरएसएस 100 साल पूरे करने वाला है। संघ की कमान संभालने वाले सर संघ चालक मोहन भागवत आज ही 75 साल के हुए हैं।
इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख भी आज खूब चर्चा में बना रहा। आरएसएस के इतिहास में ये पहली बार है कि किसी प्रधानमंत्री की ओर से आरएसएस की तारीफों में इतने कसीदे पढ़ते हुए बकायदा आर्टिकल छापे गए। ये महीना आरएसएस और बीजेपी के लिए इसलिए खास है, आज संघ प्रमुख ने अपने 75 साल पूरे कर लिए। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे होंगे और आज से 16 दिन के बाद 27 सितंबर को आरएसएस की स्थापना के 100 साल तारीख के हिसाब से पूरे हो जाएंगे। आज की एक इंटरनेशनल वायरल तस्वीर जो दुखद है वो आप तक पहुंचाते हैं। दक्षिण अमेरिकी देश मैक्सिको में गैस टैंकर में धमाके से बड़ा हादसा हो गया। मैक्सिको सिटी में मौजूद इस हाईवे ओवरपास की तस्वीर देखिए। चारों ओर धुएं का गुबार पसरा हुआ है। जैसे ही कैमरा धुएं के गुबार के करीब पहुंचता है, ऊंची ऊंची आग की लपटें नजर आती हैं। इसी की अगली तस्वीर भी आपके सामने रखते हैं, जो हादसे वाली जगह से गुजर रही बस से ली गई है। आग की जद में बस भी आ गई। ऐसे में बस में सवार लोग चीखने चिल्लाने लगे। गैस टैंकर विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 70 लोग घायल हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।